नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग वर्णमाला के चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है शब्दों के वर्गीकरण को। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में हिंदी में क्या क्या हमें पढ़ना है और कहाँ से इसकी शुरुआत अच्छे से की जाए। तो शब्दों के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि शब्द बनता कैसे है। तो शब्द के बारे में हम बता चुके हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है ध्वनि या वर्ण। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण, और ध्वनि या वर्ण से बनता है अक्षर, और अक्षर से बनता है शब्द। अब हमें बात करना है कि अगर ये शब्द है तो ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि शब्द मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। यानी या तो शब्द का कुछ अर्थ होगा या तो शब्द का अर्थ नहीं होगा, वो निरर्थक होंगे। या तो सार्थक होगा या तो निरर्थक होंगे। सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, निरर्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ ना हो। जैसे हम बोलते हैं पानी लेकिन इसके साथ बोल देते हैं वानी। जैसे हम बोलते हैं चाय तो इसके साथ बोल देते हैं साय। ठीक, जैसे हम इसके साथ कुछ और वर्ड है, जैसे बोलते हैं टन टन, ठीक है, ठाए ठाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो बोलते पानी वानी लेते आइए, थोड़ा चाय साय हो जाए, या टन की आवाज़ आ गई। तो ये जो वानी है, साय है, टन है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। पानी और चाय का अपना अर्थ है, तो ये सार्थक होते हैं, ये निरर्थक होते हैं। अब मूल बात हम आते हैं शब्दों के वर्गीकरण में। तो जब शब्दों के वर्गीकरण चलेंगे तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो जब हम आते हैं सबसे पहले उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, तो इसमें इसके टोटल टाइप होते हैं 5: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि तत्सम किससे बना है। तो तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तत् और दूसरा सम। अब तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, यानी उसके समान। अब उसके समान का मतलब किसके समान भाई? तो ये जानिए कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, यानी हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, किस भाषा से हुआ है। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। तो जो शब्द संस्कृत के समान होंगे उस शब्दों को हम तत्सम के शब्द से कहते हैं। जैसे आप बात करते हैं, हमने संस्कृत का एक शब्द लिया आम्रह। तो आम्रह शब्द संस्कृत का शब्द है, इसमें से आप विसर्ग का लोप कर दीजिए और इस शब्द से बनेगा आम्र। अब ये जो आम्र है ये क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक इसी तरीके से आपने लिया कर्पूरः, तो भाई कर्पूरः से आपने क्या बनाया? कर्पूर। हमने किया क्या है? बस विसर्ग का लोप कर दिया है। यानी संस्कृत से विसर्ग का लोप करके जो भी शब्द बनाए गए हैं उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं। अगला तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है भाई? तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है तद और दूसरा होता है भव। तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। अब उससे उत्पन्न का मतलब क्या होता है? उससे का मतलब तत्सम से उत्पन्न, यानी वो शब्द जो तत्सम से उत्पन्न हैं उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम बात किए थे कि आम्रह संस्कृत का शब्द है, आम्रह से हिंदी में हमने तत्सम आम्र बना दिया। अब इसी आम्र को जब हम तद्भवीकरण करेंगे तो बन जाएगा आम। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि फिर तद्भव की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए,
तद्भव की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम संस्कृत के शब्द को हिंदी में लाएं तो उसके उच्चारण करने में हमको समस्या हो रही थी। जैसे हम ये कह रहे थे कि भाई हमको 5 किलो आम्र दे दीजिए, 10 किलो आम्र लेके जाना है, आम्र खाना है, तो आम्र में र प्रॉब्लम कर रहा था, तो हम अपने सहूलियत के लिए उस र को हटा दी और सीधे बोलने लगे आम। अब यहाँ पर जो आम है उसको बोलना आसान हो गया कि 10 किलो आम दे दीजिए, 15 किलो आम दे दीजिए, 20 किलो आम लेके जाना है, ठीक है। तो आम ये क्या बन गया भाई, ये तद्भव बन गया। यानी आम्रह किसके शब्द थे, ये संस्कृत के शब्द थे। आम्र किसके शब्द थे, ये तत्सम के शब्द थे। और आम किसका हो गया, तद्भव का शब्द हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कर्पूरा संस्कृत का शब्द था, इससे कर्पूर बनाया गया। लेकिन कर्पूर से क्या बनेगा, कपूर। अब कपूर क्या हो गया, तद्भव का शब्द हो गया। आप बोल के देख सकते हैं भाई 10 रुपये का कर्पूर दे दीजिएगा, कर्पूर जलाया जाता है, कर्पूर सस्ता होता है। लेकिन अगर इसको आप आसानी भाषा में बोलेंगे तो कपूर सस्ता होता है, कपूर को जलाया जाता है, कपूर हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आप कपूर बोलना आसान हो गया, तो इसका तद्भवीकरण कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे आज चलते हैं देशज की तरफ। दोस्तों देशज क्या होता है भाई, देखिए देशज वो शब्द होते हैं जो देश में जन्मे होते हैं। जैसे इसको 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है, देश प्लस ज। अब देश का मतलब क्या होता है भाई, देश का मतलब अपना एरिया, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है वो हमारा देश हो गया। और इस देश में जो शब्द हम अपने से उत्पन्न कर दिए आवश्यकता अनुसार, वो देशज शब्द हो गए। यानी ऐसे शब्द जिनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, वो शब्द देशज होंगे। और इसकी उत्पत्ति यहीं हुई हो, भारत में हुई हो, हमारे देश में हुई हो, तो उसे देशज कहते हैं। जैसे हमने कुछ शब्दों की बात करें कि झूलता हुआ कोई चीज़ हम अपने साथ लेके जाते हैं तो वो झोला हो जाता है, थैला हो जाता है, लोटा है, झमेला है, गड़बड़ है, झापड़ है। इस तरीके से जो शब्द हैं इनका यूज़ तो हिंदी में किया जाता है, लेकिन इसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, ये आवश्यकता अनुसार बनाए गए हैं। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं देशज, ठीक है। जैसे हमने बात किया, किसकी बात किया भाई, हमने बात किया झोला की, ठीक है, थैला की, लोटा की, गड़बड़ की या झमेला की। इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको हम देशज बोलते हैं। अगला है विदेशज। विदेशज को हम आगत भी कहते हैं, ठीक है। तो विदेशज भी ठीक उसी तरीके से 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक विदेश और दूसरा ज। यानी वो शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो या विदेश से आया हो, विदेश से आया हो। तो जो आया हुआ है या विदेश में जन्मा है उसे विदेशज कहते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि भारत पे अरबों का भी आक्रमण हुआ, तुर्कों का भी आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों का भी आक्रमण हुआ, फारस का भी आक्रमण हुआ और फ्रेंच भी आए। तो अब हमारे देश में कई सारे लोगों के आने के कारण हम उनकी भाषाओं का अनुसरण करने लगे और उनके कुछ शब्दों को अपने भाषा में प्रयोग कर लिए। और जिन शब्दों को अपने भाषा में हमने प्रयोग किया, जिन शब्दों को हमने अडॉप्ट कर लिया, उन सारे शब्दों को हम कहते हैं विदेशज। जैसे आप हमारे देश में किसका किसका भाई आगमन हुआ, तो ज़रा देखते हैं हमारे देश में विदेशी भाषा कौन कौन सी आई। तो हमारे देश में विदेशी भाषा में आएगी सबसे पहले अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये जो सारी भाषाएं हैं, इन भाषाओं के भी कुछ शब्दों को हिंदी में ले लिया गया। और जब हिंदी में इसे लिया गया तो इसे भी 2 तरीके से लिया गया, एक तो मूल रूप में और दूसरा अपने हिसाब से बनाकर, यानी तद्भवीकरण करके। अब जैसे हम अंग्रेजी की कुछ शब्दों की बात करते हैं। अगर आप कुछ शब्दों की बात करेंगे अंग्रेज़ी में, तो अंग्रेजी के कुछ शब्द मूल रूप से ले लिए गए हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका तद्भवीकरण किया गया है।
अब मूल रूप से जो शब्द लिए गए हैं जिसमें है कोर्ट, ऑर्डर, इसके बाद आपका स्टेशन, एम्बुलेंस, ज़ेरॉक्स वगैरह, इस तरीके से जो शब्द हैं जो मूल रूप से इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं और उसका ठीक उसी तरीके से हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, वो शब्द अंग्रेजी के आगत शब्द हैं या विदेशज शब्द हैं मूल रूप से। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम अंग्रेजी में उच्चारण नहीं कर पाए, बल्कि उसका भी अपने हिसाब से हम तद्भवीकरण कर दिए, अपनी लैंग्वेज में ढाल के बात किए। जैसे कुछ शब्द हैं जैसे ऑफिसर, इसी तरीके से अगला वर्ड है कैप्टन, लैल्टर्न, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब जो अंग्रेज हैं वो बोलने लगे ऑफिस, ऑफिस, तो अब भाई हमको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम हुई, हमें लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, छोड़ा अफसर कोई था, है ना, अफसर बोलने लगे। अब ठीक है, इस तरह कैप्टन था तो कैप्टन नहीं, कैप्टन बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम सीधे कह दिए अरे यार क्या कैप्टन बोल रहे हैं, हाई CAP कप हो गया और TAN तान हो गया, कप्तान बोल दिया हमने। ये हमने बोल दिया अरे ये तो अप हो गया, अफसर हो गया, अफसर हो गया। लैल्टर्न तो बोला भाई जरा लैल्टर्न लेके आना, वो लैल्टर्न, लैल्टर्न, उनको बोलने प्रॉब्लम हो रही लैल्टर्न, तो उसने अरे यार छोड़ा, LAL लाल हो गया और TEN टेन हो गया, लालटेन हो गया। तो जो लैल्टर्न था वो लालटेन बन गया, जो ऑफिसर था वो अफसर बन गया, जो कैप्टन था वो कप्तान बन गया। इसी तरीके से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, तब वो कहेंगे भाई हॉस्पिटल, सीधे स्पेलिंग देखा तो अपने हिसाब से पढ़ने लगे, HO बोलते हैं सब, S स हो गया, P प हो गया, TAL ताल, तो क्या बन गया अस्पताल। अब जो हॉस्पिटल है वो बन गया अस्पताल। तो हम क्या किए, उस भाषा का उपयोग करने के लिए उसको मूल रूप में न लेकर अपने शब्दों में प्रयोग कर दिए, लेकिन वो शब्द है तो अंग्रेजी का ही, तो है ये विदेशज, लेकिन इसका उपयोग हम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए विदेशज शब्द की बात कर ली। अब देखो भाई, हम लोग चूँकि बड़े ही रचनात्मक प्राणी हैं, बड़ा ही रचना करते रहते हैं, कुछ नया नया करते रहते हैं, तो अभी तक हम लोग को पूरी तरीके से मन नहीं भरा था। पहले तो संस्कृत से हम लोग शब्द लिए तत्सम, फिर तत्सम नहीं बोला पाए तो उसका तद्भव बना दिए, फिर उसके बाद भी कुछ कमी पड़ने लगी तो कुछ अपने से शब्द बना दिए, देशज हो गया। उससे भी नहीं रहा गया तो विदेशी लोगों का शब्द ले लिए, उससे भी नहीं मन भरा तो उसका भी तद्भवीकरण करा दिए। अब जब इतना नहीं रह गया तो हम लोग क्या किए, मेरवन, दो भाषा को मिलाने लगे, जोड़ने लगे। और हम जानते हैं कि जब दो विभिन्न प्रजातियों को जोड़कर एक नई प्रजाति बनाई जाती है तो उसे संकर कहते हैं। यानी अगला आएगा संकर। संकर क्या होता है भाई, संकर वो शब्द होते हैं, संकर वो शब्द होते हैं जो दो प्रजाति के मेल से उत्पन्न होते हैं, दो प्रजाति के मेल से उत्पन्न होते हैं, वो संकर शब्द होते हैं। अब यहाँ पर प्रजाति क्या है भाई, यहाँ पर प्रजाति है भाषा, तो यहाँ पर संकर शब्द वो होंगे जो दो भाषा के मेल से उत्पन्न होंगे। यानी यहाँ पर दो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया। जैसे हमने ले लिया टिकट और इधर ले लिया घर, तो दोनों से मिलकर बना दिया टिकट घर। अब हम जानते हैं कि टिकट जो वर्ड है वो इंग्लिश का है और घर जो वर्ड है वो हिंदी का है, और दोनों भाषाओं को मिलाकर बनाया गया, इसलिए जो टिकट घर शब्द है वो कौन सा होगा, संकर शब्द होगा। इसी तरीके से आप ले लीजिए छाया और दार, तो दोनों मिलकर बनेंगे छायादार। अब छाया क्या है, छाया हिंदी का शब्द है और दार क्या है, फारसी का शब्द है, तो इससे मिलकर बन गया छायादार। इसे में एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आप लोग बोलते हैं उसको, रेलगाड़ी, है ना। भाई अंग्रेज रहा होगा, बोले होगा दिस इज़ रेल, आप कहेंगे नहीं नहीं तो गाड़ी है, तो नहीं रेल है, नहीं गाड़ी है, दोनों मिला दिया
क्या हो गया, रेल वाली गाड़ी हो गई, यानी रेलगाड़ी। अब रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी और दोनों मिलके बन गया रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी शब्द कौन सा है, संकर शब्द है। ठीक है, यानी वो शब्द जो दो भाषाओं का मेल करके बनाए गए हैं उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। तो आई थिंक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। जो संस्कृत से लिए गए हैं तत्सम, जो तत्सम से बनाए गए हैं तद्भव, जो देश में उत्पन्न अपने से बनाए गए हैं देशज, जो विदेश से आए हुए हैं विदेशज, और जो दो भाषाओं का योग करके बनाए गए हैं वो संकर। अगला चलते हैं हम लोग रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 3 प्रकार के? तो इसमें एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तो रूढ़ वो शब्द होते हैं जो जिनका कोई सार्थक खंड न हो, जिनका कोई सार्थक खंड न हो तो उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक वो शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड हो, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ का मतलब वो होता है जिसका सार्थक खंड तो हो परंतु एक तीसरा कोई अर्थ ले, तीसरा या कोई विशेष अर्थ दे, तीसरा या कोई विशेष अर्थ दे, तो वो योग रूढ़ हो जाता है। तो रचना या बनावट के आधार का मतलब है आप किसी शब्द को देखें, उसकी रचना पर गए कि उसे बनाया कैसे गया है। तो आपने बना कैसे देखेंगे भाई, उसको तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, फिर देखेंगे ना कैसे बना है, तो हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जिन शब्द को आपने लिया और उसको तोड़ा, आपने 2 या 2 से अधिक शब्दों में तोड़ा, तोड़ने के बाद भी किसी का अर्थ नहीं आ रहा है, कोई सार्थक खंड नहीं बन रहा है। अगर सार्थक खंड नहीं बन रहा है इसका मतलब वो मूल हैं, वो रूढ़ हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई शब्द ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया पानी, तो पानी को आप तोड़ेंगे भाई, पा में, नी में कोई अर्थ नहीं आ रहा है, पा और नी का कोई सार्थक खंड नहीं हुआ, इसलिए पानी क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो जाएगा। आपने ले लिया दाल, दाल को 2 भागों में तोड़ेंगे, दा और ल, न दा का कोई मतलब है न ल का कोई मतलब है, यानी इसका सार्थक खंड नहीं हो पा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि पानी है, दाल है, जहाज है, चीनी है, चाय है, या किसी व्यक्ति का नाम लीजिए असगर है। ठीक है, तो कोई इसका सार्थक खंड नहीं मिल रहा है। तो जब कोई सार्थक खंड ना हो तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। यौगिक वो शब्द जो सार्थक खंड हो, जितने भी संधि के शब्द होते हैं वो यौगिक होते हैं। जितनी भी संधि होती है, संधि में कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अभी हम लोग को संधि का चैप्टर पढ़ना है। तो संधि के जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। अब कोई भी आप शब्द ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हिमालय, तो हिमालय को हम जोड़ेंगे तो हिम प्लस आलय। अब हिम का भी मतलब है और आलय का भी मतलब है, और दोनों को जोड़ दिए हिमालय, तो हिमालय पहाड़ पर्वत श्रृंखला है, उसका भी मतलब हमें पता है। तो ये जो शब्द हैं हिमालय, ये क्या हो गया, यौगिक। इसी तरीके से आप उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि वाले जितने शब्द हैं ये सब के शब्द यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, ये शब्द यौगिक कहलाएंगे। सबका आप अलग अलग प्रैक्टिस भी करेंगे अभी। ठीक है, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो प्रैक्टिस सेशन का होगा, सबका हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, योग रूढ़ पे चलते हैं। तो योग रूढ़ का मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर बने जरूर, लेकिन मतलब कोई तीसरा देता हो विशेष रूप से, एकदम अलग हो जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द होंगे, ठीक है, इसको हालांकि हमें पढ़ना है, जितने भी बहुब्रीहि समास वाले शब्द होंगे वो शब्द के सब शब्द योग रूढ़ होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करते हैं कुछ, इसको भैया मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने लिया जलद। ठीक, अब जलद क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस द का मतलब देने वाला। तो जल देने वाला, तो जल देने वाला माली भी होता है, जल देने वाला भगवान भी है, लेकिन स्पेशली यहाँ किसका मतलब है, इसका मतलब है बादल। ठीक है, एक विशेष अर्थ निकल गया बादल। उसी तरह आपने लिया पंकज। अब पंकज क्या है भाई, पंकज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्मा,
जो कीचड़ में जन्मा हो, तो कीचड़ में तो बहुत सारी चीज़ें जन्मती हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली मतलब किसका है, कमल का विशेष अर्थ दे दिया। आप कोई वर्ड ले लीजिए, आपने लिया चारपाई, तो चारपाई का मतलब चार पैरों वाला, चार पैरों वाली तो गाय भी होती है, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ चारपाई का क्या मतलब है, खटिया, चारपाई, ठीक है। आप पीताम्बर ले लीजिए, पीला है जिसका अंबर, यानी हम विष्णु जी की बात कर रहे हैं। दशानन ले लीजिए, हमने कहा ना बहुब्रीहि समास के जितने शब्द होते हैं वो सब के सब क्या हैं, योग रूढ़ हैं, और जितने संधि वाले होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से जोड़कर बनाए गए होते हैं, वो यौगिक होते हैं। जिनका हम विखंडन नहीं कर पाते हैं वो रूढ़ होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला, प्रयोग के आधार पर। देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके बहुत सारे शब्द यानी संज्ञा से लेकर अव्यय तक का चैप्टर यहीं से बनेगा, प्रयोग के आधार पर, इसलिए अच्छे से समझिएगा। जो शब्द प्रयोग के आधार पर यानी उसका हम भाषा में जब प्रयोग किए तब हमें पता चले कि अच्छा ये किस प्रकार के शब्द हैं। तो इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, ठीक है। विकारी का मतलब वह शब्द जिन पे लिंग, वचन या कारक का प्रभाव पड़े और प्रभाव पड़ने के कारण उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो। विकार का मतलब उनमें कुछ बदलाव हो। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, इसमें चार आते हैं। विकारी कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी होते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं, अविकारी होते हैं अव्यय, ठीक है। अव्यय अविकारी होते हैं। देखो भाई हम संज्ञा से लेके अव्यय जब पढ़ाएंगे तो इसको फुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे उसमें हम, और इंग्लिश का रेफरेंस देते हुए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए इसको हम बताएंगे, ठीक है। अभी बस आप शब्दों के वर्गीकरण में इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या है। तो देखो भाई अव्यय जो होते हैं जिसका व्यय नहीं किया जा सकता। अब देखो विकारी होता क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी जिस पर किसी लिंग, वचन या कारक का प्रभाव पड़े और विकार उत्पन्न हो, अब यहाँ विकार उत्पन्न कैसे होगा, विकार उत्पन्न इस तरीके से होगा कि जैसे आपने कहा संज्ञा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर वो पुरुष है तो लड़का होगा, अगर स्त्री है, देखो भाई लिंग का असर पड़ गया तो का से क्या बन गया, की बन गया। वहीं पर अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा, ठीक है। तो लड़का, लड़की, लड़के। अब यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, कहीं बड़ी की मात्रा लग रही है, कहीं ए की मात्रा लग रही है, तो लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ रहा है। सर्वनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपने कहा मेरा, ठीक है, तो लड़की रहेगी तो क्या होगी, मेरी, लड़के क्या होंगे, मेरे, है ना, मेरे हो जाएंगे। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं मुझको, मैंने, हाँ, मेरा, मुझे, ये सब क्या है, कारक का भी असर पड़ने लगा, तो सर्वनाम चेंज हो रहा है। क्रिया ले लीजिए, क्रिया मिलेंगे तो खा रहा है, खा रही है, खा रहे हैं, अब रहा, रही, रहे बदल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी बदलाव होगा, कहीं रहा हो जाएगा, कहीं रही हो जाएगा और कहीं पर रहे हो जाएगा। विशेषण ले लीजिए, विशेषण लेंगे तो क्या बनेगा भाई, कहीं पर अच्छा हो जाएगा, लड़का अच्छा होगा, लड़की अच्छी होगी और लड़के अच्छे होंगे, ये भी बदल रहा है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ऐसे हैं जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण से उनके अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है, और विकार उत्पन्न होने के कारण ये चारों शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जबकि अविकारी जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसमें अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब भी अव्यय, जिसका व्यय नहीं किया जा सकता है। जैसे आप इंग्लिश में अगर हम बात करें सीधे सीधे आप जानिए एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये चारों। हिंदी में अगर इसका हम बात करेंगे तो क्रिया, विशेषण, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कौन कौन आते हैं इसके अंदर। तो इसमें आते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, संबंध बोधक अव्यय, संबंध
बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन, और विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब ये विकारी होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव विकारी होते हैं। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन अविकारी होते हैं। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया है। इसको हम अलग से भी पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं लास्ट। तो अंतिम है अर्थ के आधार पर। जब अर्थ के आधार पर चलेंगे तो ये 4 होते हैं। कौन कौन? एक होता है समानार्थी, दूसरा होता है विपरीतार्थी, तीसरा होता है एकार्थी और चौथा होता है अनेकार्थी। ठीक है, तो समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी और अनेकार्थी ये 4 प्रकार के होते हैं। अब अर्थ के आधार पर चलोगे भाई, तो देखो जो समान अर्थ रखने वाले हैं यानी जो समान पर्याय के हैं यानी पर्यायवाची जितने शब्द होते हैं उन्हें समानार्थी कह सकते हैं, सिनोनिम्स। विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द, इनका हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो वो विपरीत अर्थ रखने वाले विपरीतार्थी, एक अर्थ रखने वाले एकार्थी, अनेक अर्थ रखने वाले अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, तो शब्दों के वर्गीकरण को हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि शब्दों के वर्गीकरण उत्पत्ति या स्रोत इतिहास के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। वहीं पर रचना और बनावट के आधार पर होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर होता है विकारी और अविकारी। और अर्थ के आधार पर होता है समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी और अनेकार्थी। ठीक है, आई थिंक आप लोग को अच्छे से शब्दों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रैक्टिस सेशन को, इस जितनी भी चीज़ों को मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिस में अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रखिए तथा प्रतिदिन करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़े। धन्यवाद।